हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष दुबे है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, जो क्लास चलती हुई आ रही है, जैसे कि 12th क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस। बुक 1 वर्ल्ड पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिकल क्या मायने रखती है। जैसे कि 11th क्लास में आपने इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ी, थोड़ी फिलोसफर्स के बारे में पढ़ी, ठीक है। लेकिन अब जो है वर्ल्ड, जो पहली बुक जो है वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के बारे में बताती है। तो आज इसी के अंदर हम पहली बुक के बारे में इंट्रोडक्शन पिछली क्लास में हम जान चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे, पहले चैप्टर की बात करेंगे, बुक नंबर 1 और वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, ठीक है। और बुक 1 चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का दो ध्रुवता का अंत, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर और क्या चीजें हैं। तो आज स्टार्टिंग होने वाली है इस चैप्टर की, ठीक है। और बढ़िया से आप पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए और हमारे साथ आप जुड़िए, ठीक है। और जुड़ने के साथ साथ पूरी क्लास को प्रॉपर सीरीज के जरिए इसको कवर करिए और कवर करने के बाद अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ चीज पढ़ाई जाएगी, अपने हाथ से नोट्स लिखिए और समझने की कोशिश करिए। एक बार भरोसा करके देखिए, आपके 90% नंबर कहीं नहीं गए, ठीक। तो आज जो है हम दो ध्रुवीयता का अंत की बात करेंगे। पहली बात, कुछ चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं। जैसे पहली बात हम करते हैं क्या कि 1940 मतलब 1914 से लेके 1918, फिर 1939 से लेके 1945 और फिर 1945 से लेके 1991। तो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? मैं ये बात कर रहा हूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर बोला भी जाता है, नहीं भी बोला जाता है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि ये जो है इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है शीत युद्ध। शीत युद्ध, या इंग्लिश में बोले तो कोल्ड वॉर, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, मतलब प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। ये क्या है? ये सेकंड विश्व युद्ध है, ठीक है। तो मैं इसलिए ये पढ़ा रहा हूं क्योंकि इससे कुछ चीजें रिलेट हैं। जैसे क्या है कि पहले विश्व युद्ध को तो आपको स्किप कर देना है, जो कि नहीं पढ़ना है। बस बता दिया मैंने कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ। तो सेकंड विश्व युद्ध इसलिए पढ़ना है, सेकंड विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि एक कंट्री होती है जिसका नाम होता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, जिसको हम अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। और एक कंट्री होती है जापान। तो यूएसए और जापान क्या होता है? यूएसए क्या करता है? जापान के ऊपर परमाणु बम को क्या करता है? गिरा देता है। जापान के दो शहर कहाँ, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देता है। और ये घटना होती है 1945 9 और 11 अगस्त को 9 और 11 अगस्त को 1945 को 9 और 11 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी जो उसके शहर थे उस पे बम जो है परमाणु बम गिरा दिया जाता है। और उन बमों का जो नाम था वो नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन, जिससे जापान जो है, जापान की जो सिटी जो है वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर था, इसलिए इसको हमें पढ़ना था। अब ये आते हैं, ये कोल्ड वॉर, शीत युद्ध क्या होता है भाई? अब शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध ऐसी विचारधारा है जिसके अंदर
वेपन्स हथियारों का यूज नहीं करा जाता, बस विचारधाराओं की आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है, उसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम रोड पे जा रहे हैं और दो आंटी आपस में भिड़ने लग गई, मतलब आपस में लड़ाई करने लग गई। क्या लड़ाई करने लग गई? वो किसी भी बात को लेकर, मान लो रोड पे भीड़ थी और आंटी का पैर दूसरी आंटी के पैर के चप्पल पर पैर पड़ गया, तो उस पे ही क्या हुआ, लड़ाई करने लगी। क्यों क्यों लड़ रही हो, क्यों मेरे पैर पे चढ़ गई तुम, ये है वो है, क्यों चढ़ गई? तो उस चीज को लेकर क्या है, उनपे हाथापाई नहीं हुई, उन्होंने एक दूसरे को मारा नहीं, लेकिन मुंह से क्या है, बढ़िया बढ़िया शब्द जो है, मतलब बेहतरीन शब्दों का उपयोग करा गया। विचारधारा उनकी देखने के लिए मिली हमको दोनों तरफ से, वही क्या है, शीत युद्ध है। ठीक है, वहां पर अब अगर आगे से देखो तुम, किसी की लड़ाई हो रही है और हाथापाई नहीं हो रही है, थप्पड़ नहीं मारा जाता है, घूसे नहीं मारे जाते, लात नहीं मारी जाती है, तो समझना भैया यहाँ तो शीत युद्ध हो रहा है, कोल्ड वॉर हो रहा है, मतलब बस तू मैं बातें चल रही है। ठीक है, वो होता है शीत युद्ध। क्लियर, इतनी बातें। अब आते हैं हम, शीत युद्ध जो है 1991 में खत्म हो गया था, 1991 में समाप्त हो गया था। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे। हमारा चैप्टर जो है वो क्या बात करता है कि शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध से ही आता हूं, शीत युद्ध जो है वो दो, जैसे फॉर एग्जांपल ये विश्व है, ठीक है, ये पृथ्वी अर्थ है, तो ये जो विश्व है ये तीन खेमों में, मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। अब वो तीन पार्ट्स कौन कौन से थे? तीन पार्ट्स जो थे, मतलब पहली दुनिया बोलते हैं, दूसरी दुनिया बोलते हैं और तीसरी दुनिया बोलते हैं। पहली दुनिया में यूएसए जैसे देश थे, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे देश इसके अंदर थे। सेकंड दुनिया के अंदर सोवियत संघ या रूस आज के टाइम में इसको बोला जाता है। ठीक है, और थर्ड में देखने के लिए मिला हमें भारत जैसी कंट्री या दक्षिण अफ्रीका बोलेंगे, ऐसी कंट्रियां देखने के लिए मिली। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये जो है सोवियत संघ जो है सेकंड दुनिया, मतलब दूसरी दुनिया के अंदर देखने के लिए मिला। तो अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि दो दुनिया की हम बात करेंगे, इस दुनिया को हम खत्म कर देंगे, दो दुनिया की हम बात करेंगे। कौन? एक हो गया यूएसए और दूसरा हो गया यूएसएसआर। इसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इसको बोला जाता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। लिख लेंगे, इसको बोला जाता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इसको बोला जाता है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है बातें? ठीक है, तो अब आते हैं हम शीत युद्ध की, हम बात कर रहा था, विचारधाराओं की लड़ाई करवा रहा था, तो इनकी भी कुछ विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी। अब वो विचारधारा क्या थी? अब वो विचारधारा क्या थी? यूएसए की विचारधारा थी कैपिटलिज्म, जिसको बोलते हैं पूंजीवादी, पूंजीवादी विचारधारा थी। अब ये नया बवाल क्या है भाई, यूएसए की विचारधारा जो थी वो थी समाजवादी या सोशलिज्म। अब ये नया बवाल क्या आ गया, अब पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा क्या है? तो पूंजीवादी विचारधारा वह विचारधारा है जिसके अंदर सरकार का, मतलब गवर्नमेंट का देश के संसाधनों पर हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, उसको कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। आसान भाषा में समझेंगे, देश के अंदर संसाधन जो है सरकार का ना के बराबर हस्तक्षेप होगा, मतलब 90% जो है वो प्राइवेट कर दिया जाएगा, मतलब
निजी कर देंगे और 10% जो है वो सरकार के हाथ में रहेगा। और 10% जो सरकार के हाथ में रहेगा वो क्या रहेगा? 10% सरकार के हाथ में, उसके अंदर बात करेंगे हम रक्षा या सुरक्षा, फिर उसका हम बात करेंगे विदेश नीतियां, विदेश नीति, और भी कई सारी चीज इसके अंदर आती है 10% के अंदर, ठीक है। लेकिन जो 90% है वो देश का, वो पूंजीवादी व्यवस्था जो है सरकार के हाथ में नहीं रहेगी, ठीक है, उसको निजी कर दिया जाएगा, प्राइवेट कर दिया जाएगा। ये थी तुम्हारी पूंजीवादी या कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी। अब समाजवादी व्यवस्था के अंदर इसके अपोजिट होता है, सरकार के हाथ में जो देश का संसाधन होता है वो 100% होता है हाथ में, और सरकार के हाथ में 100% रहेगा तो सारी चीज जो है वो देश के अंदर कौन चलाएगी? गवर्नमेंट चलाएगी, सरकार चलाएगी। इतनी बात क्लियर, समझ में आई? सारी चीज क्लियर है? अभी तक मैंने बहुत सारी चीज बताई है। अब जो है चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें थी। अब जो आते हैं असली पॉइंट पे आते हैं, चैप्टर को जो है हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज आपने लिख ली होगी। मैंने यूएसए के बारे में बताया और यूएसएसआर के बारे में बताया, उसकी फुल फॉर्म बताई। अब जो है ये चैप्टर जो है आपका, जैसे इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो अब हम बात करेंगे क्या कि जितनी भी यूएसएसआर की हम बात करेंगे, यूएसएसआर कब बना, और इसी के साथ देखने के लिए मिलेगा कि यूएसएसआर जो है किसके द्वारा बनाया जाता है। यूएसएसआर की फुल फॉर्म हमने जान ली। अब हम जानते हैं यूएसएसआर, यूएसएसआर इसकी जो फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है समाजवादी सोवियत गणराज्य, हिंदी में बोलते हैं समाजवादी सोवियत गणराज्य, मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसको बनाया जाता है 1917, ठीक। 1917 के तहत इसको क्या है? बनाया जाता है। अगर मैं पूरी डेट की बात करूं तो वो पूरी डेट है 8 मार्च 1917 को सोवियत संघ, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ, ठीक है। सोवियत संघ को 8 मार्च 1917 के अंदर बनाया जाता है, ठीक। और बनाने का श्रेय जो है वो लेनिन के द्वारा बनाया जाता है। लेनिन के द्वारा बनाया जाता है। इनका जो पूरा नाम था वो था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति भी कहे जाते हैं, प्रेसिडेंट भी कहे जाते हैं, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन जो है वो समाजवादी पार्टी या साम्यवादी पार्टी भी कहा जाता है। समाजवादी पार्टी मतलब साम्यवादी पार्टी के एक प्रमुख दावेदार या नेता थे, ठीक है, जिसके द्वारा ये यूएसएसआर को 8 मार्च 1917 में बनाया जाता है। और ये किस तरीके से बनाया जाता है? यहाँ पर एक रेवोल्यूशन होता है या क्रांति होती है जिसका नाम है रूसी क्रांति, या रशियन रेवोल्यूशन, या बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। या ये सारी चीज क्लियर होगी आपको अच्छे से। तो हम बात कर रहे हैं यूएसएसआर, सोवियत संघ। यूएसएसआर की फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसको 8 मार्च 1917 को बनाया जाता है। रूसी क्रांति के तहत इसको बनाया जाता है। व्लादिमीर लेनिन के द्वारा ये यहाँ पर क्या होता है? आंदोलन होता है। जो समाजवादी पार्टी के क्या थे? एक प्रमुख दावेदार या नेता थे,
ठीक है, जो कि सोवियत संघ का गठन होता है। सोवियत संघ जो है वो 15 से भी अधिक देशों से मिलकर बनता है, जिसके अंदर कई सारे देश होते हैं, जैसे एग्जाम्पल रूस, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, लताविया, लुथानिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, ऐसे कई सारे 15 देश शामिल होकर सोवियत संघ का निर्माण करते हैं। और इनकी जो विचारधारा होती है वो हमने पढ़ी थी, समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा भाई, समाजवादी विचारधारा की मैं बात कर रहा हूं, तो समाजवादी विचारधारा क्या थी फिर, अभी बताया मैंने, जिसमें सरकार का 100%, सरकार का 100% देश के संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर पूरा हस्तक्षेप है, पूरा कंट्रोल है, ग्रिप है उनकी, ठीक है, वही समाजवादी व्यवस्था है। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हुई, ठीक है। सोवियत संघ कैसे बना, अब जब बना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ चीज बनाई है, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज, ठीक है, तो इसका मोटिव क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं होंगी। विशेषता क्या होगी भाई, 12th में जो भी स्टूडेंट ने आर्ट्स लिया उसके पास पॉलिटिकल साइंस जिसके पास है, उसको ये वीडियो के जरिए चैप्टर को समझाया जा रहा है, पहले चैप्टर को, ये इसकी विशेषता है। इस चैप्टर के जरिए आसान शब्दों में, आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में इसको समझाया जा रहा है, ये भी इसकी विशेषता है। तो ऐसी विशेषता कुछ इसके अंदर देखने के लिए मिली सोवियत संघ के अंदर, तो इसकी कुछ विशेषताएं हुई। अब इसकी कुछ विशेषताएं हुई, तो विशेषता क्या थी भाई, विशेषता पढ़ेंगे अब। सोवियत संघ की विशेषता, सबसे में पहला पॉइंट आता है सोवियत संघ की विशेषता। सोवियत संघ की विशेषता क्या है भाई, पॉइंट के जरिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और पॉइंट्स आप लिखते चलेंगे और मैं एक्सप्लेनेशन देते चलूंगा, ठीक है, उस पॉइंट को। तो ये 4 नंबर में भी आता है और 6 नंबर में भी आ सकता है। जैसे आपको पता है 80 नंबर का आपका पेपर आता है, सीबीएसई बोर्ड उसको बनाती है। सीबीएसई बोर्ड जो है वो क्या करती है, एग्जाम लेती है, वो जो है तो 80 नंबर का जो पेपर आता है उसमें 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन, 4 से 6 नंबर का ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। इतनी बात क्लियर। तो अब आते हैं इसकी विशेषता पर, और विशेषता से पहले अगर मैं कुछ और भी बात करूं, जैसे क्या बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है, न्यू लेबर पार्टी जो है, बोला जाता है रूसी सोशल डेमोक्रेटिव लेबर पार्टी, ये पूरा इसका फुल फॉर्म था, ठीक है। एक बार और देख लेंगे क्या, रूसी सोशल डेमोक्रेटिव लेबर पार्टी, ठीक है, ये पूरी इसकी डेफिनेशन थी, एक्सप्लेन था। अब आता है विशेषता पे, जिसको बोलते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या क्या है, विशेषता क्या है। अब विशेषता के अंदर सबसे पहला फीचर ये है, अभी तक मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूं कि सोवियत संघ विचारधारा क्या थी, समाजवादी, यूएसए की पूंजीवादी, ठीक है। तो अब पहली विशेषता ये है कि भैया समाजवाद, पहली विशेषता ये है कि पूंजीवादी विशेषता को ये क्या करती थी, नकारती थी, और समाजवादी व्यवस्था को ये अपनाती थी। या ये कह सकते हैं कि पूंजीवादी विचारधारा को ये मना करती थी कि भैया गो गो गो, और समाजवादी सोशलिज्म सिस्टम को ये अपनाती थी कम कम कम, ठीक है। ये जो है पहली विशेषता है कि पूंजीवादी व्यवस्था को नकारना और समाजवादी व्यवस्था को या विचारधारा के आदर्शों पे चलना, ठीक है। पहली विशेषता पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा मैंने पहले बता दी है, तो ये दोनों बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो एक बार और सुन लो। समाजवादी विचारधारा वह विचारधारा है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी सरकार है देश के संसाधनों पर पूरा 100% हस्तक्षेप करती है, कंट्रोल होता है। और पूंजीवादी व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंदर कोई भी देश का संसाधन है 90% प्राइवेट कर दिया जाएगा, निजी कर दिया जाएगा, और 10% सरकार के हाथ में रहेगा। वो 10% क्या है, उसमें विदेश नीति और रक्षा नीति जैसी
चीजें इंक्लूड होगी। क्लियर इतनी बात। सेकंड पॉइंट आता है, मैंने अभी तक बेस बनाने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है। सेकंड पॉइंट जो आता है वो क्या आता है कि सेकंड पॉइंट के अंदर ये बात करी गई है कि समाजवादी व्यवस्था जो थी उस पर सरकार का जितना भी चीजें थी, सरकार के हाथ में जितनी भी चीजें थी, समाजवादी में तो 100% थी, तो सरकार अपने देश को अच्छा बनाने की कोशिश करेगी, मतलब यहाँ पर एक प्लान करके चलने की कोशिश करेगी। तो इसके अंदर आता है नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था मतलब प्लान इकोनॉमी। प्लान इकोनॉमी क्या है, नियोजित अर्थव्यवस्था क्या है, आप समझने की कोशिश करेंगे। प्लान इकोनॉमी वह इकोनॉमी है, नियोजित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंदर देश को चलाने के लिए पहले प्लान करा गया हो, नियोजन करा गया हो, वही नियोजित अर्थव्यवस्था है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे शादी में जाना है तो पहले मैं भाई कोट पहनूंगा, बढ़िया से टाई लगाऊंगा, फिर उसके बाद क्या है मैं शादी में जाऊंगा। कहने का मतलब वो कोट और टाई और पैंट जो मैंने पहनी है पहले मैंने नियोजन करा है, मतलब पहले मैंने प्लान करा है कि भाई मेरे को शादी में जाना है आज रात को, तो मैं क्या करूंगा, आज रात को मेरे को शादी में जाना है तो मैं ये कपड़े पहनूंगा, ऐसे पहनूंगा। मैंने प्लान करा कि मैं 8 बजे जाऊंगा, तो वो चीज देखने के लिए मिलती है, प्लान करने के लिए। ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था की मैंने बात कर ली, देश के अंदर नियोजन की मैंने बात कर ली। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा विकसित अर्थव्यवस्था। मतलब विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलपमेंट इकोनॉमी। ठीक है, प्लान इकोनॉमी आया, अब आएगा डेवलपमेंट इकोनॉमी। अब एग्जांपल लेते हैं वही शादी वाला कि भैया मैंने सब चीज क्या कर ली, प्लान कर ली कि मेरे को शादी में जाना है, 8 बजे जाना है, 9 बजे जाना है, जितने बजे भी, तो मैंने पहले प्लान कर लिया। अब मैं भाई कोट पहनूंगा, टाई लगाऊंगा, बढ़िया सी पैंट, बढ़िया से जूते, कंघी करूंगा अच्छे से, तो क्या है मैं विकसित हो गया, मेरा विकास हो गया। कहाँ जाने के लिए, शादी में जाने के लिए। अब मैं कच्चे में उठ के थोड़ी ना चले जाऊंगा भाई कच्चे में जाओ, कच्चे में जाओ ऐसे करके, है ना, तो वो चीज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था। अब आते हैं पॉलिटिकल, राजनीति भाषा के तौर पे, कि विकसित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंदर किसी देश को चलाने के लिए या उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विकास करा जाता है। ठीक है, वो विकसित अर्थव्यवस्था है। विकसित अर्थव्यवस्था के कई सारी चीजें हो सकती है विकसित अर्थव्यवस्था में। विकसित अर्थव्यवस्था में ये चीज देखने के लिए मिलेगी कि सुई से लेके, पिन से लेके कार तक का जो निर्माण होता था वो क्या सोवियत यूनियन या सोवियत संघ के अंदर होता था, जो कि नियोजित और विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, प्लान इकोनॉमी और डेवलपमेंट इकोनॉमी में देखने के लिए मिलता है। ठीक, और उसके बाद आता है यहां पर क्या कि विशाल ऊर्जा संसाधन। विशाल ऊर्जा संसाधन इसके अंदर देखने के लिए मिला। विशाल ऊर्जा संसाधन अब क्या है भाई, आज हम देखते हैं रूस में सारी चीज क्या है, तेल से लेके ऑयल, तेल हो गया, कोयला हो गया, सारी चीज वहां पर देखने के लिए मिलता है, मतलब प्राकृतिक संसाधन। तो वहां पर विशाल ऊर्जा संसाधन है। भारत जो है वो तेल खरीदता है, सबको पता है, रशिया से। ठीक है, तो विशाल ऊर्जा संसाधन का वहां पर भंडार है जिसको बोलते हैं हाई एनर्जी रिसोर्सेस, यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद देखते हैं बेरोजगारी ना होना। बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी ना होना मतलब क्या है, बेरोजगारी का मतलब ये है, बेरोजगारी ना होना मतलब वहां पर कोई भी बेरोजगार नहीं था, मतलब सरकार के हाथ में सारी चीज थी, सरकार पॉलिसी के जरिए, पेंशन के जरिए वहां पर लोगों को पैसा प्रोवाइड करा देती थी, और कोई भी वहां पर क्या था, बेरोजगार नहीं था। इसके अंदर ये चीज देखने के लिए मिली। ठीक है, फिर उसके बाद देखने के लिए मिला क्या, वहां पर शिक्षा,
बेरोजगारी वाले समझ में आया ना, वहां पर कोई भी बेरोजगार नहीं था, ठीक है, वहां पर सबके पास रोजगार था, रोजगारी देखने के लिए मिलती थी वहां पर, ठीक है, और वहां पर सारी चीज जो है सरकार के हाथ में थी, तो इसलिए वहां पर रोजगार भी देखने के लिए मिला, जिसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नो अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिला। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और मतलब हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, और इन सब की क्या थी, सुविधा थी, अच्छी सुविधा। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर उच्च लेवल का था, बढ़िया लेवल का था, क्योंकि सरकार के हाथ में सारी चीजें थी। ये सारी चीज इसके अंदर एक बार और रिपीट कर देता हूं। पहले आता है पूंजीवादी व्यवस्था को या पूंजीवादी विचारधारा को नकारना समाजवादी विचारधारा के आदर्शों पे प्रेरित थी, मतलब समाजवादी विचारधारा को मानती थी। कैपिटलिज्म सिस्टम को नकारती थी और सोशलिज्म सिस्टम को अपनाती थी, ठीक। नियोजित अर्थव्यवस्था मतलब डेवलपमेंट इकोनॉमी, नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी देखने के लिए मिली। फिर विकसित अर्थव्यवस्था मतलब डेवलपमेंट इकोनॉमी की बात करी। फिर विशाल ऊर्जा संसाधन, हाई रिसोर्स एनर्जी रिसोर्सेज देखने के लिए मिला। बेरोजगार ना या बेरोजगारी ना होना मतलब नो अनएम्प्लॉयमेंट। फिर शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा बेहतरीन देखने के लिए मिली, मतलब एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर जो है गुड कंडीशंस में देखने के लिए मिले। यहाँ पर ये थी सोवियत संघ की विशेषता। सोवियत संघ की विशेषता हम पढ़ रहे थे, मतलब फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन या सोवियत सिस्टम, ठीक है। ये 4 से 6 नंबर के अंदर आता है आपका, और ये मैंने समझाने की कोशिश करी। और अब आगे चलते हैं, आगे क्या चलेंगे। एक आता है तुम्हारा क्या, एक आता है बर्लिन, एक टॉपिक है बर्लिन की दीवार या बर्लिन वॉल, ठीक है, बर्लिन की दीवार। अब बर्लिन की दीवार क्या है, बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार को समझेंगे। बर्लिन की दीवार से हमारा तात्पर्य ये है कि बर्लिन की जो दीवार है, बर्लिन की दीवार, पहले ये देखो कि भैया ये क्या है, अभी बताता हूं। रशिया जो है बहुत बड़ा है, मतलब कुछ यूरोप में भी पार्ट है, कुछ एशिया में भी पार्ट है उसका, ठीक है। तो यूरोप में भी पार्ट है, एशिया में भी पार्ट है, तो हम ये यूरोप मान लेते हैं। और यूरोप में एक क्या है, एक दीवार खड़ी कर दी जाती है, एक दीवार ऐसे करके खड़ी कर दी जाती है, जो कि बोला जाता है ये क्या है, वेस्टर्न पार्ट है, मतलब पश्चिमी पार्ट है, और ये ईस्टर्न पार्ट है, जिसको बोला जाता है पूर्वी पार्ट या पूर्वी जगह है, और ये पश्चिमी जगह है। मतलब क्या है, ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न पार्ट ईस्टर्न पार्ट। ये आता है यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ में। ये आता है यूएसए मतलब अमेरिका में, ठीक है। क्यों बता रहा हूं, बर्लिन की दीवार दो दुनिया को अलग करती थी। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी, कोल्ड वॉर का प्रतीक थी, कोल्ड वॉर का सिंबल थी, शीत युद्ध का प्रतीक थी, ठीक है। बर्लिन की दीवार जो है वो कब बनी, वो लिखेंगे 90। बर्लिन की दीवार जो है कब बनती है भाई, वो बनती है 1961 के अंदर। बर्लिन की दीवार जो है 1961 के अंदर बनाई जाती है, और इसको वर्ल्ड को दो भागों में बांटने का काम करती है, एक वेस्टर्न एक ईस्टर्न, मतलब पूंजीवादी विचारधारा को बांटने का काम करती है, और ये समाजवादी विचारधारा बांटने का काम करती है, ठीक है। ये जो दीवार थी वो 150 किलोमीटर तक थी, और 28 वर्ष तक ये खड़ी रही, डिस्ट्रॉय हो गई, इसको तोड़ दिया गया जनता के द्वारा। क्यों तोड़ दिया गया, इसके पीछे रीजन है। समाजवादी विचारधारा के अंदर क्या व्यवस्था थी कि भैया सरकार के हाथ में सारी चीज रहेगी, ये पता है आपको, और इसमें प्राइवेट निजी कर दिया जाएगा। मैंने बताया था सरकार जो है पॉलिसी बनाती है, मतलब पॉलिसी मतलब कि भैया नीतियां बनाती है, और लोगों को क्या करती है,
कुछ पैसा मुहैया कराती है पेंशन के तौर पे। अब फॉर एग्जाम्पल दो व्यक्ति है, यहाँ समझेंगे, दो व्यक्ति है, एक जिसको बोलते हैं ए और दूसरा है बी। ए जो है वो क्या करता है, वो भाई जॉब करता है, जॉब मतलब कि वो काम पर जाता है, और दूसरा व्यक्ति जो है घर पर रहता है, ठीक है। या ये भी काम पे जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला कि भाई तुम 8 घंटे काम करोगे और तुम 6 घंटे काम करोगे, तो जो पैसे हैं वो क्या है, इक्वल मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। तो अब एक बात बताओ, कोई मूर्ख थोड़ी ना है, कोई 8 घंटे काम कर रहा है और 6 घंटे काम कर रहा है, तो 6 घंटे वालों को भी 10,000 रुपया दे रहे हो और 8 घंटे काम करने वालों को भी 10,000 रुपया दे रहे हो। तो यहाँ पर देखने के लिए यही मिला कि भैया यहाँ पर लोग क्या नाखुश होने लग गए कि भैया मैं तो काम नहीं करूंगा, वो काम पे जाता नहीं है, उसको भी 4,000 रुपया देती है सरकार, और मैं यहाँ पर 4 घंटे ऐसी तैसी कराता हूँ, मेरे को भी 4,000 रुपया मिलता है। तो ऐसी क्या है, यहाँ पर स्थिति खराब हो गई, लोग काम नहीं करना चाहते। अब देश के अंदर जब काम ही नहीं होगा तो कैसे इकोनॉमी डेवलप होगी, इकोनॉमी व्यवस्था बढ़िया देखने के लिए मिलेगी। तो वही चीज इसके अंदर देखने के लिए मिला कि भैया देश की स्थिति खराब होने लग गई और लोगों के जरिए क्या हुआ, यहाँ पर लोगों ने क्या करा कि इस दीवार को जनता द्वारा गिरा दिया गया, और ये गिराने का काम करा 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 1989 के अंदर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, खत्म कर दिया गया जनता के द्वारा। इतनी बात क्लियर है। बर्लिन की दीवार आपको आई होप समझ में आई होगी सारी चीज। अब मैंने जब बताया कि भाई सरकार पैसा दे रही थी, यहाँ पर स्थिति खराब हो रही थी यूएसएसआर में, तो अब आगे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण, मतलब, और सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या परिणाम निकले, ये नेक्स्ट क्लास में जानने की हम कोशिश करेंगे। आई होप सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश करी होगी, और इसी के साथ क्या है, इस वीडियो को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट जो बात ये है कि भैया अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। आज पहली बार कुछ बच्चे जो है मेरे से जुड़ रहे होंगे, तो मैं यही बोलूंगा कि कुछ टीचर्स को टाइम दीजिए और अपने आप को टाइम दीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, आप भी कुछ टाइम लीजिए और समझने की कोशिश करिए 3 से 4 लेक्चर के अंदर ठीक है। अगर समझ में आता है तो आप यहाँ पर रहिए, अन्यथा और बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर है, मेरे से भी बेहतरीन टीचर है, ठीक है, वहां पर आप जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि 4 टीचर बदलने से अच्छा एक टीचर पे भरोसा करके देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या समझा रहे हैं, रिवीजन करिए, नोट्स लिखवा रहा हूँ वो लिखिए, उसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है 1-2 बार लेक्चर और देख लीजिए, ठीक है, और समझने की कोशिश करिए। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब जो है आगे आने वाली जो वीडियो है उसको अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जैसी वीडियो मैं डालूं आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करिए, और लोगों को भी जोड़िए जो कि क्या है इसका बेनिफिट जो है इस वीडियो का उठा सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।